तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक मार्किंग की थी उसके आगे की मार्किंग कर लेते हैं। इवन मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दी थी ऑक्सी एसिड्स की। अगर तुमने देख ली है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो आज उसको देख दुखा कर फिनिश करो। ओके, खैर चलो, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स तक की तो हमारी मार्किंग हो चुकी थी। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजेंस में हम लोग आ जाते हैं। तो जैसा कि हमने इससे पहले भी पढ़ा है, हेलोजेंस के साथ अगर आप ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाओगे, 3 टाइप के कंपाउंड्स बनने की पॉसिबिलिटी है, EX6 के, EX4 के और EX2 के। ठीक है, ख़त्म। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको अपनी आज की नोट्स मार्किंग के नोट्स नंबर 1 में लिखना है तुमको। ठीक है, उसमें हेडिंग देना पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 1 के बाद लिखना ग्रुप 16 एलिमेंट्स प्लस हेलोजेंस इक्वल टू न्यू कंपाउंड ब्रैकेट EX6, EX4, EX2। कल को इससे कोई MCQ क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन अ ग्रुप 16 एलिमेंट रिएक्ट्स विथ हेलोजन। तो पता होना चाहिए सिर्फ 6, 4 और 2 वाले हेलोजेंस ही बनते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि EX5 बनता होगा, EX3 बनता होगा, तो नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओके। और जैसा कि मैंने पढ़ाते वक्त भी ये चीज़ बताई है कि जो EX6 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लोग हेक्सा हैलाइड्स कहते हैं, ठीक है, EX6 टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम हेक्सा हैलाइड्स कहते हैं, इनमें सभी के सभी लोग कलरलेस गैसेस होती हैं। sp3d2 इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऑक्टाहाइड्रल इनका स्ट्रक्चर होता है। ख़त्म। और जिसमें मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया है कि SF6 जिसमें एक बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट है। ख़त्म। जो जो मैंने पढ़ाया है ना, देखो वही सारी चीज़ें यहाँ पर है, अलग से कुछ नहीं है ऐसा कह रहे ये नहीं है वो नहीं, क्योंकि P ब्लॉक, D ब्लॉक, S ब्लॉक, हाइड्रोजन, इनकी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो इनकी डिटेल बहुत है, बट पढ़ना कितना रहता है, स्ट्रिक्ट टू NCERT या स्ट्रिक्ट टू योर टेक्स्ट बुक। खैर, टेट्राहेलाइड्स की बात करें तो टेट्राहेलाइड्स का मतलब होता है ऐसे वाले ग्रुप 16 के कंपाउंड्स जिनमें हेलोजन 4 है, तभी तो नाम रखा है उनका टेट्रा। खैर, इनमें इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाती है आप लोगों की, ऑब्वियस है sp3d2 तो नहीं रहेगी, यहाँ पे इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, जो तुम्हारी बुक में गलत लिखा है, इसके पीछे का डी वो खा गया है, तो यहाँ पे करेक्शन कर लो, है ना। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या करेक्शन करना है, sp3d। दूसरा करेक्शन जो आपको यहाँ पे, करेक्शन तो नहीं है, ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री हो जाती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अच्छा। और लोन पेयर को हम लोग कौन सी पोजीशन पे रखते हैं, इक्विटोरियल। पढ़ाते वक्त मैंने बताया है कि इन्हें इक्विटोरियल किसे कहते हैं, एक्शियल किसे कहते हैं, और जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई थी तो केमिकल बॉन्डिंग में बताया था तुमको कि इक्विटोरियल और एक्शियल क्यों ये 2 अलग अलग पोजीशंस के नाम रखे गए, है ना, क्यों नीड पड़ी हमको इन 2 पोजीशंस की। खैर, डाईहेलाइड्स के केस में अगर हम आ जाते हैं तो डाईहेलाइड्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इनकी टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे जो लोन पेयर्स हैं वो भी कहाँ पे मौजूद होते हैं, 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, और पढ़ाते वक्त भी मैंने बताया था कि ये रिएक्शन आप लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इस रिएक्शन से पता चलता है कि यहाँ पे सिलीनियम डिसप्रपोर्शनिएशन शो कर रहा है। डिसप्रपोर्शनिएशन का मतलब सेम कंपाउंड, रिएक्टेंट साइड का जो सेम कंपाउंड है वो प्रोडक्ट साइड में उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और प्रोडक्ट साइड में उसका रिडक्शन भी हो रहा है। डन। तो पहला अभी कैसा, ये जो है ये तुम्हारा नोट्स नंबर 1 बनेगा। उसके बाद हेक्सा हैलाइड करके हेडिंग दोगे, N2 ब्रैकेट में लिखोगे EX6, और उसके सब पॉइंट्स बनाओगे, कलरलेस गैस, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, ये ताकि पेपर में अगर इस पर्टिकुलर चीज़ से कोई भी छोटे से छोटा MCQ आता है तो आपको बनना चाहिए। टेट्राहेलाइड्स में आ जाओ, ये आपका नोट्स नंबर 3 EX4 में इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये और उसके अलावा इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर। तो ये हो गया नोट्स नंबर 3। ये वाला पॉइंट डाईहेलाइड्स का नोट्स नंबर 4,
और ये वाली रिएक्शन नोट्स नंबर 5, इस रिएक्शन के पास वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। कल को हो सकता है पेपर में आपको यही रिएक्शन डायरेक्ट लिखने को आ जाए फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्म में, ये बराबर डैश डैश भरो, तो आपको ये आना चाहिए। और उस रिएक्शन के बाजू में लिख भी देना कि वो डिसप्रपोर्शनिएशन है, बराबर। तो चलो 5 नोट्स हो गए हम लोगों के, डन। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो आगे, अब नेक्स्ट ग्रुप 17 वाले अगर ग्रुप 17 वालों के साथ ही रिएक्ट करते हैं तो ठीक है, मतलब हेलोजन की रिएक्शन हेलोजन के साथ करवाओ। तो पहली बात, जब हेलोजन हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं, और वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं, एक्स, एक्स डैश, एक्स, एक्स डैश 3, एक्स, एक्स डैश 5, एक्स, एक्स डैश 7, जहाँ पे एक्स का मतलब भी एक हेलोजन है, ठीक है, और एक्स डैश का मतलब भी एक हेलोजन है। बस फ़र्क इतना है, ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि जो एक्स वाला जो हेलोजन है, बराबर, वो जो एक्स वाला जो हेलोजन है, उस वाले एक्स वाले हेलोजन को हम सेंट्रल एटम कहते हैं क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है, और जो एक्स डैश है उसको हम लोग बाउंडेड एटम्स कहते हैं, यानी कि लार्जर साइज़ वाले को एक्स कहेंगे, स्मॉलर साइज़ वाले को एक्स डैश कहेंगे। तो यहाँ से तो खैर एक क्वेश्चन बना लो आप, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का डिफाइन, ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा 1 मार्क के लिए, डिफाइन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, तो बस डिफाइन कर देना। बाकी तो खैर हमें और डिटेल पढ़नी है इंटर हेलोजेंस के बारे में। उसके बाद मैंने क्या बताया कि हीलियम, नियॉन, आर्गन ये लोग रिएक्ट नहीं करते, क्रिप्टन कुछ हद तक करता है, जेनॉन कुछ हद तक करता है, राइट। अच्छा, वो भी उनके सिर्फ फ्लोराइड्स अवेलेबल है, उनके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड नॉट एट ऑल। तो जेनॉन के अगर फ्लोराइड्स के बारे में बात करूँ तो XeF2, XeF4, XeF6 ये पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, बस ख़त्म। कल को हो सकता है ये रिएक्शन आ जाए, बल्कि ये मेरे को नहीं लगता इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट स्टिल पढ़ लो। तो इन दोनों को मिलाकर अपना नोट्स का पॉइंट नंबर 6 बना लेना। फिर उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल्स पढ़े थे, इसमें भी तुमको कोई ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो पॉइंट है ना, डू यू नो, इसको अपना नोट्स नंबर 7 बना लो, ख़त्म। उसके बाद ग्रुप नंबर 17 में आ जाओ। हाँ, ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखने लायक है, वो ये कि ग्रुप 17 के जो हेलोजेंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ और क्या देते हैं, मेटल हैलाइड्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सॉल्ट्स, ठीक है। इसको अपना नोट्स नंबर 8, यानी कि आपको पता होना चाहिए सॉल्ट कैसे बनता है, जब मेटल और हेलोजन रिएक्ट करते हैं तब, ठीक है, ओके। कल को ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपको सीधा सीधा ट्रू फॉल्स 1 लाइन क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, जो कि मैंने बताया था फजान्स रूल के अकॉर्डिंग आयोनिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, और वहाँ एम की जगह कोई अदर मेटल भी हो सकता है, कभी सोडियम, कभी कैल्शियम, कभी मैग्नीशियम, कभी एल्यूमिनियम, है ना। अगर एम सभी में सेम है तो फ्लोराइड के अंदर आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा और आयोडाइड के अंदर सबसे कम, ठीक है। हो सकता है कल को ऐसा कुछ दे दे, एक दे दे SnCl4 और एक दे दे SnCl2, एक दे दे PbCl4, एक दे दे PbCl2, एक दे दे SbCl5, एक दे दे SbCl3, एक दे दे UF6 और एक दे दे UF4। तो ऐसे में जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है आयोनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता है। तो नोट्स नंबर 10 में लिखना, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IC के, IC का मतलब होता है आयोनिक कैरेक्टर। और फिर उसके बाद नीचे एग्जाम्पल्स दे देना कि SnCl4 का ग्रेटर है SnCl2 से, PbCl4 का ग्रेटर है PbCl2 से, इस तरीके से, ठीक है। हो गई हमारी कहानी, ओके, ख़त्म। तो ये तो उतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नोट्स मार्किंग नहीं थी, बस नोट्स थे। क्वेश्चन आंसर्स तो खैर यहाँ से उतने ज़्यादा कोई क्रिएट हुए नहीं है। एक बार पीछे एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं, हो सकता है कोई सवाल यहाँ पर हो, ठीक है। तो देखो आपसे पूछा जा रहा है स्टेबिलिटी, अच्छा इंटर हेलोजन तो खैर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो इंटर हेलोजन में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। और बोल रहा है कि अमंग द नॉन इंटर हेलोजन कंपाउंड, अच्छा इंटर हेलोजन तो अभी फिर नहीं पढ़ाया है, रुको तो थोड़ा ढूंढने दो जो हम लोगों ने पढ़ा हो। नहीं 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 नहीं, अभी भी नहीं है।
नहीं। ठीक है, बस इतना ही था। और चलो आगे की नोट्स मार्किंग कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आगे की नोट्स मार्किंग किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई, हाँ एलेट्रॉपी से। तो बस इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, यहाँ पे भी नोट्स ही मिलेंगे आपको ज़्यादातर। जैसे ग्रुप नंबर 16 के बारे में आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 के बारे में वो ये 2 एलोट्रोप्स होते हैं ऑक्सीजन के, एक O2 और एक है O3। तो ये लिख देना अपने नोट्स नंबर 11 में कि ऑक्सीजन हैज़ 2 इलेक्ट्रोप, पहला ओजोन दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, सल्फर के तो खैर बहुत सारे होते हैं, बट उसमें से हमें 2 ही इंपॉर्टेंट पढ़ने पड़ते हैं, एक होता है रोम्बिक, एक होता है मोनोक्लिनिक। तो ये आ जाएगा पॉइंट नंबर 12 में, सल्फर डैश एलोट्रोप्स 2 पॉइंट, एक का नाम रोम्बिक एक का नाम मोनोक्लिनिक। सिलीनियम के भी 2 एलोट्रोप्स होते हैं, एक होता है रेड जो कि नॉन मेटालिक है और एक होता है ग्रे वो मेटालिक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा मेटालिक होता है और कौन सा नॉन मेटालिक होता है। सो देयरफॉर ये आ गया आपका नोट्स नंबर 13 में। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू नो में क्या पूछा है कि ग्रे सिलीनियम को हम फोटो कंडक्टर्स के जैसे यूज़ करते हैं फोटो सेल्स में। तो इसका रीज़न ही यही है क्योंकि ये मेटालिक है और क्योंकि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। बस, तो इसका जो आंसर है आप क्या लिखेंगे, टारगेट से लिखेंगे। तो ये हो गया आपका आज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो नोट्स मार्किंग नंबर चाहिए। डू यू नो में आपको नहीं जाना है कि फ़ोटोकॉपी किस तरीके से होती है वगैरह वगैरह। जीके फैक्ट के नाम पे अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। टेलीरियम के 2 एलोट्रोप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक होता है इसका क्रिस्टैलिन और एक होता है एमॉर्फस। अब व्हाट डू यू मीन बाय द मैम द टर्म क्रिस्टैलिन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एमॉर्फस, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। पोलोनियम, इसके भी 2 एलोट्रोप्स होते हैं, एक होता है अल्फा एक बीटा और दोनों के दोनों क्या है, मेटालिक। तो ध्यान रखना सिलीनियम के जो 2 एलोट्रोप्स हैं उनमें से एक मेटालिक है और एक नॉन मेटालिक। तो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर मतलब नोट्स नंबर 14, नोट्स नंबर 15। अच्छा, जब तुम नोट्स नंबर 12 लिखो ना तो रोम्बिक सल्फर के बाजू में लिख देना अल्फ़ा और मोनोक्लिनिक के बाजू में लिख देना बीटा, ताकि तुम्हें पता हो, ठीक है, कि उसमें से अल्फ़ा किसको कह रहे हैं और बीटा किसको कह रहे हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन तो तुमको अपनी नोट्स कॉपी में लिखना ही है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा जा रहा है कि सल्फ़र का कौन सा फॉर्म, ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो उसमें लिखना है कि इन वेपर स्टेट, ठीक है, सल्फ़र एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसके पास 2 वगैरह वगैरह है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये पूछा जाएगा, डिस्टिंग्विश करना होगा अल्फ़ा सल्फ़र के बीच में या फिर मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फ़र के बीच में। इतने सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट्स कॉपी में लिखने। ये डिस्टिंग्विश के वक्त बोर्ड्स के पेपर में अगर 2 मार्क का डिस्टिंग्विश आता है तो 4 लिखेंगे, 3 मार्क का आता है तो 6 लिखेंगे। बट मैडम अगर 4 मार्क का आ गया तो 8 लिखेंगे। बट अगर मान लेते हैं स्पेसिफिकली किसी ने आपको अगर सिर्फ इतना पूछ लिया व्हाट इज़ द कलर ऑफ रोम्बिक सल्फर, तो जिस लड़के या लड़की को ये डिस्टिंग्विश पता होगा वो फटाफट अपना मार्क कर देगा कि एक का पेल येलो एक का ब्राइट येलो। ये टेम्परेचर की एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद करने की नीड नहीं है, इसमें बस आप इतना बताना रोम्बिक सल्फर का जब टेम्परेचर लिखने जाओगे कि इट हैज़ स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन मोनोक्लिनिक, और इसका लिखेंगे यहाँ पे मोनोक्लिनिक में इट हैज़ स्लाइटली मोर टेम्परेचर देन रोम्बिक। डेंसिटी केस में यहाँ लिख देना इट हैज़ हायर डेंसिटी, इस केस में लिख देना इट हैज़ लोअर डेंसिटी। मतलब एग्जैक्टली तुमको वो वैल्यू रट्टा मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट तुम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पढ़ाते वक्त भी इस बारे में बताया है कि अगर आप 369 केल्विन के नीचे हो या 369 केल्विन तक भी हो, ठीक है, तो आप अल्फ़ा सल्फ़र के फॉर्म में रहोगे, ठीक है। मतलब अगर आपका टेम्परेचर 369 है तो 369 से नीचे जाओगे देन इट इज़ अल्फ़ा सल्फ़र। अगर आप 369 से ऊपर जाओगे देन इट विल बी आप लोगों का बीटा सल्फ़र। तो ये जो 369 होता है ना, इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब ही देखो बेसिकली क्या होता है, चेंज होना, कुछ बदलाव होना। तो क्योंकि वहाँ उस टेम्परेचर पे वो चेंज हो जा रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। डन, ओके, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बाकी तो खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बस। बाकी दोनों का ही स्ट्रक्चर कैसा होता है, बोलो इन दोनों का ही स्ट्रक्चर कैसा होता है। 1 मिनट,
खैर रुको, मैं बाद में देखूँगी इस बारे में, जो मेरे पास अभी एक PDF आया है। ठीक है, फ़िलहाल तुम लोगों से बातचीत कर लेते हैं। खैर चलो, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि ये आपको याद रखने की नीड नहीं है रिमेंबर वाला, बट आपको डायग्राम बनाते आना चाहिए, क्योंकि पेपर में डायग्राम के लिए कई बार पूछ लिया जाता है। बॉन्ड एंगल आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है। रोम्बिक सल्फर का रिंग फॉर्म बना लो। फिर कल को हो सकता है तुमको चेयर फॉर्म बनाने को बोल दे, तो आपको ये चेयर फॉर्म भी बनाते आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है वाली चीज़? चलो वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे वाली टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो देखो, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स के बारे में तो मैंने तुम्हें शायद याद होगा, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड, सल्फर के ऑक्सो एसिड, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स, इनका पूरा डिटेल बताया है। बट पेपर में मैडम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे? सीधा सीधा स्ट्रक्चर, खत्म बात, नो बकवास, सीधा स्ट्रक्चर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। या फिर व्हाट इज़ अ फार्मूला सल्फ्यूरस एसिड, फार्मूला लिखो। तो अच्छा, व्हाट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, राइट इट्स फार्मूला, ड्रॉ इट स्ट्रक्चर, इस तरीके की कुछ चीज़ें। तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो क्वेश्चन में आएगी, ड्रॉ ऑल द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ड्रॉ ऑल ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, आपको सारे सल्फर के ऑक्सो एसिड ड्रॉ करने हैं, उनका फॉर्मूला लिखना है, और फार्मूला के अलावा वहाँ पे नाम भी लिखना है। ठीक है, क्लियर है वाली चीज़? ओके चलो, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे चीज़ें क्या बोली गई हैं? हाँ, जितने ऑक्सो एसिड्स के हैं सब मतलब सब, वैसे ही क्लोरीन के लिए भी वही सेम क्वेश्चन क्रिएट करोगे, सब मतलब सब। और उसके अलावा हाँ, ये वाला जो थोड़ा सा पॉइंट है ना, ये तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट देखो बेसिकली कैसा है, यहाँ पे आपको ये लिखना होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा आएगी, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ख़त्म। अब ऑक्सीडेशन नंबर तो तुमको निकालना आता ही है ना, ये तो मत बोलना कि मैडम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता, सीखा है यार हम लोगों ने। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कल को हो सकता है ये दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करने को आ जाए कि बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, कल को ऐसा आ जाए। अगर ऐसा आ जाएगा कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कल को कौन कम एसिडिक है ना, तो आपको क्या करना होगा? आपको उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। और जब आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ठीक है, तब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो, बराबर, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप लोगों का टिक मार्क। ठीक है, जिसके एसिडिक स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा, ख़त्म। बस इतनी छोटी सी नोट्स मार्किंग थी, क्योंकि मैंने अभी आगे कोई टॉपिक पढ़ाया नहीं है, जितना पढ़ाया है उसकी नोट्स मार्किंग करा दी। तो बस यहीं पे हम लोग अभी चीज़ों को रोकते हैं, इसके आगे की जो नोट्स मार्किंग रहेगी वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, जब आगे का कोई टॉपिक पढ़ेंगे तब। अच्छा, एक और था क्या टॉपिक, एक मिनट मेरे को चेक करने दो, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरे से एक पॉइंट छूट रहा है कहीं। नहीं ठीक है, बस ख़त्म, आज की नोट्स ख़त्म होते हैं। बस फ़िलहाल यहाँ पे अब चीज़ों को रोक देते हैं, इसके आगे की क्लास में अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।